हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 अध्याय कर लिए हैं, जिसपे हमने सबसे पहले तो हमने भूगोल को विषय के रूप में देखा। उसके बाद हमारा दूसरा अध्याय था ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में हमने अपना जितने भी हमारे जो सौर मंडल है, तारा मंडल हो गया और आपका आकाश गंगा हो गया, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। ठीक है ना। अब हमारा अध्याय नंबर 3 है और ये आपका चैप्टर है पृथ्वी की जानकारी। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आप सभी को मैं बता दूँ, ये एनसीईआरटी की बुक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देना है। ये आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पूरी की पूरी एनसीईआरटी का सार इसमें है। आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। किसी भी एक पर्टिकुलर परीक्षा के लिए नहीं है क्लास, एनसीईआरटी सभी के लिए होती है और प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे और सारे अध्याय हम इसी तरह बारी बारी करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगी, आप वहाँ से जाकर फॉलो करके टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जाकर पिछली क्लास ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक एक एवं लोकप्रिय सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर, ठीक है, वैज्ञानिक संकल्पनाओं को 2 वर्गों में बांटा गया। ठीक है ना। तो ये 2 वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद आपकी आती है अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा है आपका द्वैतवादी संकल्पना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, द्वैतवादी संकल्पना के बारे में। ठीक है। अद्वैतवादी संकल्पना क्या है, ये क्या कहता है पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में। इसे एक तारक सिद्धांत यानी 1 वे थ्योरी कहा जाता है। किसे, अद्वैतवादी संकल्पना को 1 वे थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी तथा सौर मंडल के सभी पिंड यानी जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं इत्यादि की उत्पत्ति एक तारे यानी सूर्य से हुई है। तो जो अद्वैतवादी संकल्पना है, इसका कहना है कि पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति, ठीक है ना, जिसमें आपका ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि जितने भी आपके पिंड आते हैं, इनकी उत्पत्ति सूर्य यानी तारे से हुआ है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो अद्वैतवादी संकल्पना का जो सिद्धांत है, इनका कहना है सूर्य से इसकी उत्पत्ति हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। इस मत के आधार पर कई विद्वानों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। कास्ते द बफन, ठीक है ना, कास्ते द बफन ने वर्ष 1749 में सर्वप्रथम सबसे पहले यह माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य में एक बड़े पिंड के टकराने से उसके कई टूटे हुए खंडों के आपस में मिलने से हुई है। तो कास्ते द बफन ने कहा 1749 में कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, सूर्य से एक बड़ा पिंड टकराता है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। उसी टूटे हुए खंडों के आपस में मिलने से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। सौरमंडल की उत्पत्ति होती है, ये कहना है कास्ते द बफन की। अगला पॉइंट है आपका, अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित परिकल्पनाएं निम्न हैं। गैसीय परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना। गैसेस परिकल्पना आपका यानी हाइपोथेसिस वर्ष 1755 में इमैनुअल कांट ने, ये ध्यान में रखेंगे, इमैनुअल कांट ने, ठीक है ना, कब, 1755 में इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में व्याप्य राशि सिद्धांत अथवा गैसीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो गैसीय सिद्धांत को ही आप वायव्य राशि सिद्धांत भी कहते हैं।
ठीक है। तो ये इमैनुअल कांट ने दी है, यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर सिद्धांत पर आधारित है। तो आपसे यहाँ पे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं कि गैसीय परिकल्पना ये दिया किसने है ये सिद्धांत, तो ये दिया है इमैनुअल कांट ने, और उसके अनुसार वायव्य राशि सिद्धांत या गैसीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। फिर तीसरा आपका पॉइंट बन जाएगा कि यह सिद्धांत न्यूटन के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। ओके, अगला है पॉइंट आपका निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना में इसको नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं इंग्लिश में। यह वर्ष 1796 में फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपनी पुस्तक, लाप्लास कौन सा वैज्ञानिक विद्वान था, तो ये फ्रांसीसी, मम्मी, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, ठीक है ना, में पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। तो ये जो निहारिका परिकल्पना है ये किसने दी है, लाप्लास ने, और लाप्लास की पुस्तक पूछ सकता है, तो ये एक्सपोजिंग ऑफ वर्ल्ड सिस्टम है, ठीक है ना, एक्सपोजिंग ऑफ वर्ल्ड सिस्टम ये पुस्तक है। इसमें ही इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। ये आपसे पूछ सकता है कब, 1796 में, ठीक ना। निहारिका यानी नेबुलर की घूर्णन गति में तीव्रता के कारण अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई, और जब अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हुआ तो निहारिका से एक छल्ला अलग हुआ, और यही छल्ला बाद में 9 छल्लों में बट गया, ठीक है ना, 9 छल्लों में बट गया। इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ, ऐसा कहना है। एक बार फिर से देखेंगे, जो निहारिका है, निहारिका की घूर्णन गति में तीव्रता हुई, और इस तीव्रता के कारण अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, वृद्धि हुई, और जब अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हुआ, ठीक है, तो निहारिका से एक छल्ला अलग होता है, और यह छल्ला बाद में 9 छल्लों में बट जाता है, और इसी से ग्रहों का निर्माण होता है। ये निहारिका जो परिकल्पना है इसका है, ठीक है ना। फिर आपका आता है अद्वैतवाद। आपने अद्वैतवादी पढ़ लिया, अब द्वैतवादी पढ़ना है, ठीक ना। द्वैतवादी संकल्पना का क्या कहना है ये देखेंगे। द्वैतवादी संकल्पना इसे दो तारक, ठीक है, इसे दो तारक अथवा द्वितारक सिद्धांत भी कहा जाता है। द्वैतवादी को दो तारक अथवा द्वितारक सिद्धांत, ठीक है, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी तथा ग्रह और उपग्रहों का निर्माण सूर्य के साथ किसी अन्य तारे के सहयोग से हुआ है। वहाँ पे क्या था, अद्वैतवादी में वहाँ पे सूर्य से निकला था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बात है तो ये सूर्य के साथ अन्य किसी तारे के सहयोग से हुआ है, ऐसा कहना है द्वैतवादी संकल्पना की। द्वैतवादी संकल्पना से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं हैं, कौन कौन सी ये देख लेते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है ना, प्लैनेट सिमल हाइपोथेसिस, और आपका ज्वारीय परिकल्पना जिसे आप टाइडल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आपका ग्रहाणु जो परिकल्पना है वर्ष 1904 में ये चैम्बरलेन तथा माल्टन ने दिया था, ठीक है ना। ग्रहाणु परिकल्पना ये किसने दिया, चैम्बरलेन और तथा माल्टन ने ये दिया था 1904 में। उनके अनुसार पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य के साथ एक अन्य विशालकाय तारे के सहयोग से हुई। इस संकल्पना के अनुसार ग्रहों के निर्माण से पहले सूर्य ठोस कणों से निर्मित एक चक्राकार अथवा या फिर एवं शीतल तारा था, यानी ठंडक तारा था, ठीक है। कब, ग्रहों से पहले, जिसके निकट से गुजरे विशालकाय तारे के कारण सूर्य की सतह से कई ग्रहाणु अलग हुए। ऐसे कणों के सूर्य का चक्कर लगाने के कारण ग्रह तक उपग्रह का निर्माण हो गया, ठीक है ना। ये आपका कहना है किसका, तो ये कहना है ग्रहाणु परिकल्पना का, जिसमें आपका चैम्बरलेन और माल्टन थे। अगला है आपका ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स ने दिया है। कब, ये दिया है आपका 1919 में, तथा जेफरेन ने। तो जेफरीज और जेम्स जीन्स ने दोनों जैसे हैं, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। ज्वारीय जेफरेन जेम्स ने
जो जिन्स हैं उन्होंने 1919 में तथा जैफरीन ने 1929 में एक संशोधन के साथ ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य से किसी अन्य विशालकाय तारे की टक्कर से सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ और विशालकाय तारे की टक्कर के बाद अनेक तारे सूर्य के परितः घूमने लगे। ठीक है ना। फिर अगला है आपका द्वैतारक परिकल्पना, जिसे आप बाइनरी हाइपोथेसिस कहते हैं। बाइनरी हाइपोथेसिस या द्वैतारक परिकल्पना रसेल ने सूर्य के निकट एक नई दो तारों के होने की परिकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है ना। एक नहीं दो तारों के होने की परिकल्पना प्रस्तुत की, इसे द्वैतारक परिकल्पना कहा जाता है। रसेल के अनुसार तारों को तथा सूर्य के बीच की प्रतिक्रियाओं के कारण बने ज्वारीय पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसा कहना है किसका? ये आपका कहना है द्वैतारक परिकल्पना, जिसमें ये दिया है रसेल ने। ठीक है ना। अगला है सुपरनोवा परिकल्पना, और सुपरनोवा परिकल्पना की बात करें तो इसमें आपका होयल और लिटलिस ने 1939 में सुपरनोवा परिकल्पना प्रस्तुत की। किसने? होयल और लिटलिस। अगला है इसके बाद है आपका इन्होंने दो तारों के स्थान पर तीन तारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये थी सूर्य। ठीक है ना। ये सूर्य, उसका साथी तारा तथा पास आता हुआ तारा, साथी तारे में, ठीक है ना, विस्फोट होने के बाद ऐसे पिंडों का निर्माण हुआ जो सूर्य का चक्कर लगाने लगे और इनके घनीभूत होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये सुपरनोवा का कहना है। ठीक है ना। अगला है आपका अंतर तारक धूल परिकल्पना। ठीक है। इसमें आपका है ये सिद्धांत का कहना है कि आटोसिमिड, यानी जो रूस है, ठीक है ना, आटोसिमिड ने वर्ष 1943 तथा कार्ल्स वाइजास्कर, ठीक है, कार्ल्स वाइजास्कर जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने वर्ष 1950 में अंतर तारक धूल परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। ये किसका कहना है? तो ये अंतर तारक धूल परिकल्पना है और ये दिया है जर्मनी के वाइजास्कर और रूस के ऑटोसिमिड ने। इन कणों के घर्षण तथा टकराव से चपटे आकार के बादलों का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि द्वारा ग्रहों का निर्माण होता है। ये अंतर तारक धूल परिकल्पना का कहना है। आपका आता है अब पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, ये देखेंगे। पृथ्वी अपने उद्भव के समय गर्म, चट्टानी तथा वीरान ग्रह थी। प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। ठीक है। स्टार्टिंग में जो पृथ्वी का वायुमंडल था वो विरल था। बाद में ये क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से ये बना हुआ था। ये उस टाइम पे स्टार्टिंग में क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। आज की पृथ्वी के वायुमंडल से ये अलग है। ठीक है ना। तो ये आज जो पृथ्वी है वो आपका ठंड है। पहले जो हाइड्रोजन और हीलियम ये बहुत ज़्यादा गर्म था। कुछ भौगोलिक घटनाओं और क्रियाओं के कारण पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहाँ जल तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। ठीक है ना। अगला है आपका पॉइंट, पृथ्वी के विकास के लिए महत्वपूर्ण दशाएं उपलब्ध हुई तथा एक वातावरण निर्मित हुआ जो आसपास के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक हो सका। इसने जीवन के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। तो ये आपका पॉइंट है। ठीक है ना। वास्तविकता आपकी पृथ्वी की संरचना परतदार है, ये ध्यान में रखना है। वायुमंडल के बाहरी छोर से लेकर पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ पाए जाते हैं या पाए गए हैं वे एक समान नहीं होते। आप जानते हैं, जब आप पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि पृथ्वी को 3 परतों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका होता है कोर, मैग्मा और क्रोड। ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे हम जब पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना। ठीक है ना। तो ये अलग अलग होते हैं दोनों। ठीक है ना। तीनों के तीनों अलग अलग होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। वायुमंडलीय घनत्व पदार्थ
का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। पृथ्वी की जो वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व है वो सबसे कम होता है। पृथ्वी की सतह से नीचे उसके भीतरी भाग में अनेक मंडल हैं, जिसमें प्रत्येक भाग की अपनी पृथक विशेषताएं हैं। इन मंडलों का वर्णन निम्न है। आप मंडल में आप देखेंगे, सबसे पहले आपका स्थल मंडल आता है। स्थल मंडल में आप देखेंगे इसका विकास कैसे हुआ, तो उल्काओं, जिसे आप मैटर्स कहते हैं, उल्काओं के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि बहुत से ग्रहाणु यानी जो प्लैनेट सीमल है, प्लैनेट सीमल के एकत्रित होने से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी भी एक है। और यह पृथ्वी की उत्पत्ति की ग्रहाणु परिकल्पना है, ठीक है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान तथा बाद में जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहंत यानी कम्पैक्ट हो रहा था, तो इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पत्तित हुई तथा ताप से पदार्थ पिघलने और गलने लगा। इस क्रम में अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। हल्के तथा भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण पृथक होने लगे। इस अलगाव से भारी पदार्थ यानी जैसे लोहा हो गया पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की ओर आ गए, ठीक है। और जानते हैं भारी चीज़ आपकी नीचे ही जाती है, ऊपर नहीं। इसके बाद यह ठंडे होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो गए और भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए, ठीक है। इस लाइन को ध्यान में रखेंगे। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन या डिफ्रेंटेशन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान, ठीक है, चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटन यानी जेंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का पुनः बढ़ा या ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो विभेदन का दूसरा चरण था, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका विभेदन की प्रक्रिया में पृथ्वी के पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गए। पृथ्वी के धरातल से क्रोड़ तक कई परतें पाई जाती हैं, ठीक है। ये हम पृथ्वी की संरचना जब पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे डिटेल से, अच्छे से, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपका परपटी हो गया, जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, प्रावार हो गया, जिसे आप मेटल कहते हैं, और आपका हो जाता है बाह्य क्रोड, जिसे आप आउटर कोर कहते हैं, और आंतरिक क्रोड, जिसे आप इनर क्रोड, यानी क्रोड को ही दो भागों में बांटा गया, बाह्य क्रोड और इनर क्रोड, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक घनत्व बढ़ता जाता है, ठीक है। ये आपका ऊपरी भाग होता है और यहाँ से जब आप नीचे जाते हैं तो ये घनत्व आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। अब आपका आता है वायुमंडल। और वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी का वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ। वायुमंडल और जलमंडल का विकास पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए गैस कौन सा पाया जाता है वायुमंडल में, 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। बाकी के बचे अन्य गैसें होती हैं, ठीक है। तो इसमें इसका पहला जो है, इसमें इसकी विकास की 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। इसके विकास की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी। पहली ही अवस्था में आदिकाल वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ, ठीक है ना। जो पहली अवस्था थी उसमें आदिकाल वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ था। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली गैसों तथा जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया था। तो पृथ्वी के अंदर से जो गैसें निकली थी, जो जलवाष्प निकला था, वो वायुमंडल के विकास में योगदान प्रदान किया था। तीसरी अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। तो ये 3 अवस्थाएं हैं किसकी, ये 3 अवस्थाएं हैं आपके विकास की, ठीक है ना, इनके विकास की वायुमंडल के। अब आता है विकास का क्रम क्या रहा वायुमंडल और जलमंडल का, ये देखेंगे, ठीक है। वायुमंडल के विकास की जो आरंभिक अवस्था में जब वायुमंडल था उस टाइम पे स्टार्टिंग का वायुमंडल था, विकास था, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में था। उसके बाद भी किंतु सौर पवनों के आवेश युक्त प्रभाव के कारण इन गैसों की मात्रा पृथ्वी पर सीमित रह गई। तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा था उस टाइम पे आरंभिक अवस्था में, परंतु जो सोलर विंड था, सौर पवन था, उसके आवेश युक्त प्रभाव थे, जिसके कारण
गैसों की जो मात्रा थी पृथ्वी पर सीमित रह गई। पृथ्वी के लगातार ठंडा होने की प्रक्रिया तथा विभेदन के क्रम में कई गैसों तथा जलवाष्प का उत्सर्जन पृथ्वी की सतह से ऊपर में हुआ, यानी वायुमंडल में हुआ। ठीक है, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आईं उसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पृथ्वी का आंतरिक है भाग है। अब ये आपका ऊपरी भाग है, तो इससे जब ऊपरी आता है तो ये गैस उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। आरंभीय वायुमंडल में जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया अधिक मात्रा में थी। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प था, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया, ये स्टार्टिंग में वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। लेकिन ऑक्सीजन जो है, ठीक है ना, कम पाई जाती थी, कम थी ऑक्सीजन। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसें बढ़ने लगी तथा पृथ्वी के ठंडा होने से जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। तो जब भी अब ज्वालामुखी अब भी जब फटता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ से जलवाष्प और गैसें निकलती हैं। ठीक है ना। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से, जब कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में जब घुल जाता है, तापमान में और गिरावट आ जाता है। ठीक है ना, तापमान में और गिरावट आ जाता है जब वर्षा के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड आपका घुल जाता है। इसके फलस्वरूप संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में एकत्रित होने लगा, जिससे महासागर बने। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्षों के अंतर्गत बने। तो जब वर्षा होती है तो जल आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ पे पानी बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह कर करके समुद्र महासागरों का निर्माण होता है आपका। ठीक है ना, झीलों का निर्माण होता है। महासागर लगभग 400 करोड़ वर्ष पुराने हैं तथा लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों के कारण हुई, अर्थात महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्ण रूप से भर गई। ठीक है, यह ध्यान में रखेंगे। अब आपका आता है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीवन की जो उत्पत्ति आपकी हुई पृथ्वी पर आज से 460 करोड़ वर्ष पहले जीवन का विकास हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने तथा उनका समूहन हुआ। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में एक और समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ वर्ष पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना, जिसे आप नील हरित शैवाल की संरचना कहते हैं, तो उससे मिलती है। ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो नील हरित शैवाल की संरचना से मिलती है। जीवन का विकास संभवतः 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ। एक कोशिकीय जीवाणु से लेकर आज के मनुष्य के तक के जीवन के विकास को भूवैज्ञानिक काल मापक्रम में देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये आपका भूवैज्ञानिक काल मापक्रम है। ये चार्ट है, ये चार्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, चार्ट है। महाकल्य जिसे आप एरा कहते हैं, तो ये कौन सा कल्प पीरियड था, युग कौन सा था, ये युग है आपका। और जीवन मुख्य घटनाएं थी। नूतन कल्प चतुर्थ कल्प था, अभिनव अत्यंत नूतन आधुनिक मानव आदिमानव का विकास हुआ इसमें। सेनोजोइक में आपका तृतीय कल्प था, प्लायोसीन, मायोसीन और ओलिगोसीन, इयोसीन ये था। और बात करें इसमें, ठीक है ना, ये आपका दिया है, एक मिनट, ये आपका दिया है। ठीक है, अब आपको देखना है। ओहो, इतना दें।
तो ये आपका इधर महाकल्प लिखा है, ये पीरियड लिखी है यानी कल्प जिसे आप कहते हैं काल, ये युग लिखा है और ये आपका जीवन की घटना है। तो नूतन कल्प जो है ये चतुर्थ कल्प था, इसमें आपका अभिनव युग कौन सा था, अभिनव अत्यंत नूतन। और जीवन मुख्य घटनाएं क्या हुई इसमें, तो इसमें हुआ आधुनिक मानव और आदिमानव का विकास हुआ। सेनोजोइक में आपका हुआ ये सेनोजोइक जो काल था तीसरा काल था, और इसमें ये जो युग था प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन और इयोसीन ये युग था। इसमें आरंभिक मनुष्य के पूर्वज फूल वाले पौधे और वृक्ष, मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष, जंतु खरगोश और छोटे स्तनपायी चूहे आदि इनका विकास हुआ। मध्य जीव में आपका देखें तो दूसरा युग था, और दूसरे युग में आपका क्रिटेशियस, ज्यूरेशियस और ट्रासिक, ठीक है, ट्रियासिक ये युग था। इसमें डायनासोर युग, डायनासोर का विलुप्त होना, मेंढक व समुद्री कछुआ का जो है जीवन हुआ। फिर आपका पैलियोजोइक आया। पैलियोजोइक आपका ये जो युग था ये पहला युग था पैलियोजोइक। इसमें ये जो युग था परमियन, कार्बोनिफेरस, डियोनियन, सिलुरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन ये आपका था। और इसमें रेंगने वाले जीवों की अधिकता, जल स्थलचर, पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव अथवा स्थल व जल पर रहने वाले जीव, स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे, पहली मछली, स्थल पर कोई जीवन नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, प्रवालों की सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार, ये आपका हुआ था प्रथम युग में। प्री पैलियोजिक आपका ये कौन सा काल था, एजोइक था, और युग कौन सा था, कैम्ब्रियन से पूर्व आर्कियन युग था। इसमें आपका कई जोड़ों वाले जीव, ब्लू ग्रीन शैवाल, एक कोशिकीय जीवाणु, महाद्वीप व महासागर का निर्माण, महासागरों का व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता थी। ये सारी चीज़ें आपको इस जो है चार्ट में देखने को मिली हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना। बात करें अब हम, तो देखिए अब हमारा जो बचा है, ठीक है ना, पृथ्वी की गतियाँ और उसके बाद आपका परिक्रमण, ये सारी चीज़ें, अक्षांश, देशांतर, ये सभी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल की क्लास में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें डायग्राम के साथ, बहुत बखूबी हम समझेंगे, ठीक है ना। तब आपको वहाँ से आपका अक्षांश और देशांतर का टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा इसी में, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो ये था आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर कोई कमी है तो ये भी आप कमेंट करके बता देंगे, ठीक है ना। क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए ये सारी चीज़ें आप बता देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ। इसके अलावा मैं आपका करंट अफेयर की क्लास चल रही है जो 8 बजे आपको AM पे मिलती है, ठीक है ना। आज आपका लेट हो गया है तो आपको फिर भी आपको क्लास जाकर देखेंगे तो आपको मिल गई है 11 बजे, ठीक है ना। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम की PDF को, और इसकी जो लिंक है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है ना। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।